गुड इवनिंग एवरीवन। आज गुड इवनिंग नीला जी। आज जो है हमारे पॉडकास्ट में कहानियां जो वायरल नहीं हुई उसके तहत आज मैं हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानर को बुलाया, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को बुलाया है, मिस्टर दिलीप कुमार। और जो हमें बताएंगे इन्वेस्टमेंट के पॉलिसीज और सेविंग के तरीके। और इनका मोटो है सुरक्षा भी और समृद्धि भी। ये आज क्या बात। का हमारा टॉपिक है। तो सुरक्षा हम लोग करेंगे सेविंग से, और समृद्धि भी होगा सेविंग से। क्या करते हैं और कैसे आप हेल्प कर सकते हैं लोगों को, जो लोग भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में है, चाहे जो लोग चाहते हैं कि हम सिक्योर करें अपना फ्यूचर। ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल योर ऑडियंस भी। हम्म। मैं दिलीप कुमार और पिछले करीब 26 ईयर्स से वेल्थ मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। समझिए मैं सीख रहा हूँ, और जो सीख रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, खुद के साथ भी और समाज के दूसरे लोगों के साथ भी, प्रोस्पेक्टिव्स के साथ भी। अ, बड़े कॉरपोरेट्स के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला है। जैसे कुछ बैंक्स हैं, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यस बैंक में एज ए ट्रेनर मैंने काम किया है। तो ढेर सारे कैपेसिटी में, ढेर सारे रोल्स में मैंने काम किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रूप में भी काम किया। बट अल्टीमेटली 26 सालों में मैंने देखा कि जो थ्योरी है या जो नेट पे उपलब्ध जानकारियां हैं वो सफिशियंट नहीं है। तो एक सर्टिफाइड व्यक्ति या फिर जो एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है, जैसे 26 साल से मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो अभी लग रहा है मैं सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अभी भी बहुत बाकी है सीखने को। तो 26 ईयर से एज ए वेल्थ प्रैक्टिशनर, एज ए सीएफपी मैं काम कर रहा हूँ। लोगों के साथ अपने अनुभव बांट रहा हूँ, और लोगों की इसमें फायदे भी हो रहे हैं। तो ये आप मुझे हम लोगों को बताएं कि कैसे, मतलब कोई आदमी अगर अपना जॉब स्टार्ट करता है तो उस वक्त से वो कैसे सेविंग कर सकता है, ताकि एक समय आया तो उसके पास में अच्छा फंड रहे, कॉर्पस फंड का कॉर्पस हो अच्छा उसके पास। तो इसके विषय में देखिए जरा बताएं। देखिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि 11 ईयर्स की उम्र में दुनिया का बहुत बड़ा वेल्थ बिल्डर वॉरेन बफेट, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, 11 बरस की अवस्था में उन्होंने स्टार्ट की थी इन्वेस्टमेंट। तो बेहतर तो ये है कि जब बच्चा 1 साल का हो, 2 साल हो, तभी उसके माता पिता इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। क्योंकि तब बहुत छोटा सा बीज, जैसे एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है 10 साल 15 साल में, और फिर उसके फल खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खत्म नहीं होता। खुद भी खाओ और दूसरे भी खाएं, तब भी खत्म नहीं होता। तो इस तरह से बेस्ट टाइम तो होता है कि जितना जल्दी स्टार्ट कर दे वो अच्छा होता है। बट खैर, जब हमारे इंडिया में चूंकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, या लोग इस तरह से ट्रेंड नहीं है कि जरूरत समझ में आती है कि इसको करना ही चाहिए, तो जब 25-20 जब नौकरी लग जाए, या जब कोई व्यवसाय स्टार्ट करे, नहीं, या लेकिन एक इसमें यदि मैं बीच में आपको रोकना चाहती हूँ कि जैसे जी आपने बताया कि इंडिया में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन सेविंग का जो मतलब फंडा है वो काफी पुराना है। भले लोग बैंक में ना करें, कोई म्यूचुअल फंड में नहीं डालें, लेकिन और जगहों की अपेक्षा और अब्रॉड कंट्रीज की अपेक्षा इंडिया में कम से कम सेव करने का थोड़ा हैबिट है कि हमारे इला इला भले जी वो इसमें घर में ही रख ले पैसा, लेकिन हाँ। थोड़ा है आदत। इला बिल्कुल जी बिल्कुल सही बोल रहे इसमें सर, इला जी और सर, मतलब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में। तो हाँ, सर, इस पे बात करेंगे। अच्छा जी जी, ठीक है ठीक है, ओके। हैं। मैं इस टॉपिक को भी डील करूंगा। मैंने बताया जी जैसे इंडिया में जो अभी भी अभी भी 5% अवेयरनेस वाले लोग आप बोल सकते हैं। चार कैटेगरी है। सही बोला, इलाजी ने सही बोला कि यहाँ पे सेविंग तो बहुत ज्यादा है, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज की अपेक्षा भी बहुत ज्यादा है। बट वो जो सेविंग है वो चार के कहने से होता है। एक हमारा बैंकर, हमारे बैंकर का कहने से हम सेविंग करते हैं। पोस्ट ऑफिस के एजेंट के कहने से हम सेविंग करते हैं। एलआईसी के एजेंट के कहने से सेविंग करते हैं। और चौथा कैटेगरी है हमारा फ्रेंड्स और रिलेटिव, जिसके कहने से हम सेव करते हैं। इन चारों में से यदि आप गौर कीजिए तो पता चलेगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं है। बैंकर्स बैंकिंग में एक्सपर्ट होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो इस बोल के हमारे कहने का मतलब रियल अवेयरनेस से है। सेविंग अलग चीज है और इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। हाँ, ये जब सही हम बात। जब हम पैसे को एक संदूक में रख देते हैं तो ये सेविंग हो सकता है। जब
यदि किसी पैसे को ऐसे जगह डालते हैं जिससे परचेजिंग पावर बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए मैंने बैंक में एक गाड़ी खरीदने के लिए कुछ पैसे रखे, 5 साल के बाद मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैंने पैसे रख दिए, 5 साल में पैसे बैंक ने बढ़ा के दिए मुझे, से 100 रुपए मैंने जमा किए थे और 5 साल के बाद बैंक ने मुझे 150 रुपए दिए, लेकिन तब तक गाड़ी की कीमत जो होगी वो 200 रुपए हो जाती है। तो इसको सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, सेविंग कहते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब टैक्स और महंगाई, महंगाई और टैक्स को जोड़ दें, इससे ज्यादा यदि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है तब उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मेरे कहने का, अवेयरनेस करने का मतलब यही है कि लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक ही मानते हैं, और उससे क्या होता है कि जो दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमारे कंट्रीज से नॉलेज लेकर गए और वो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और अभी हम डर के मारे सेविंग में फंसे हैं। मेरे कहने का मतलब ये हाँ, था। ये सही, ये आपने सही बोला। तो ये स्कोप क्या है फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का स्कोप क्या है, और कैसे इसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? एक आम आदमी के हिसाब से आप बताएं, जो एक्सपर्ट है उनके हिसाब से नहीं, एक जो कॉमन मैन है उसके हिसाब से। मीनू मैम ने एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा था कि अक्सर कंफ्यूजिंग होता है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के हिसाब से तो कर ही सकते हैं, वो भी तो एक रास्ता है ही। बिल्कुल सही। देखिए इंडिया में जो सबसे ज्यादा पैसा है, अभी 5% पैसा रियल है, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो LIC में पड़ा हुआ है, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हुआ है, पोस्ट ऑफिस के में पड़ा हुआ है, गोल्ड सिल्वर में पड़ा हुआ है, बहुत थोड़ा सा पैसा पड़ा हुआ है रियल एस्टेट में। अभी पिछले 15 सालों में एक ट्रेंड हुआ है, तो रियल एस्टेट डिफरेंट फॉर्म में लोगों ने पैसा डालना शुरू किया है। देखिए हम बात करते हैं, देखिए हर सिचुएशन, हर व्यक्ति और हर सिचुएशन के हिसाब से एक फाइनेंशियल प्लान हो सकता है जो बिल्कुल ही यूनिक होता है। एक व्यक्ति जो 5 लाख रुपए कमा रहा है महीना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग अलग होगी। जो 5,000 रुपए कमा रहा है उसके लिए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बिल्कुल अलग होगी। सेम हो ही नहीं सकता है। आप इसको बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है मुझे हेडक है, दूसरा व्यक्ति जाता है, वो बोलता है मुझे हेडक है। एक डॉक्टर इससे पूछता है किस चीज से एलर्जी है, कितनी उम्र है, कैसे स्टार्ट हुआ, और इन सब बैकग्राउंड्स के आधार पर एक प्रोफाइल तैयार करता है, और इस प्रोफाइल के आधार पे जज होता है कि इसको कौन सा वाला दवा देना है। एक फाइनेंशियल प्लानर और एक आम जो इन्वेस्टमेंट एजेंट होता है उसमें यही फर्क होता है कि जब कभी आप किसी इन्वेस्टमेंट एजेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे मुझे 5,000 रुपए लगाने हैं, यदि वो LIC का एजेंट है तो वो बोलेगा LIC कर लो, यदि वो बैंकर है बोलेगा FD कर लो। एक्सक्यूज मी। बट एक फाइनेंशियल प्लानर आपके बैकग्राउंड को देखता है, आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल को देखता है, आपकी लाइबिलिटी को देखता है, आपके फ्यूचर, नियर फ्यूचर में जो आपकी जरूरतें हैं, फिनेंशियल जरूरतें हैं उसको देखता है, और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि आपका पैसा का कौन सा वाला भाग इंश्योरेंस में जाएगा। एक्सक्यूज मी। कितना पैसा का पार्ट जो है वो, पानी रख लीजिए। नहीं ठीक है, इट्स ओके। इसके कितना सा पैसा का एलोकेशन जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस में होगा, कितना पैसा हम म्यूचुअल फंड में डालेंगे, और कौन सा वाला पैसा मुझे इक्विटी में डालना है, शेयर में डालना है या नहीं डालना है, या थोड़ा पैसा मुझे गोल्ड में डालना है या नहीं डालना है। तो इन सब चीजों को मिलाकर एक फाइनेंशियल प्लानर आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल के हिसाब से सजेस्ट हाँ, करता है। वो तो आपने सही कहा, लेकिन तो हर मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर्स हैं और बताते हैं कि मैं मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में बहुत प्रोफिशिएंट हूँ। तो अब कैसे हम लोग चूज करेंगे कि कौन? हाँ, एक बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा कि नहीं, पता मैं कैसे चले। अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। यस। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे मार्केट में फाइनेंशियल प्लानर्स हैं और बताते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट में आपको हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन हम कैसे, कौन से फाइनेंशियल प्लानर जेन्युइन है या एफिशिएंट है जो हमारे पूरे कॉर्पस को मेंटेन कर सकते हैं और एडवाइस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कैसे चुने? क्या आधार पे हम इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लानर को चुने? देखिए पहला चीज है, बहुत पहला चीज है डिग्री। जब भी हम किसी बीमारी
का इलाज कराने जाते हैं तो देखते हैं सामने वाले के पास एमबीबीएस की डिग्री है कि नहीं, एफआरसीएस की डिग्री है कि नहीं। इंडिया में रेगुलेटर सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की कैटेगरी को अलग करके रखा है। तो सामने वाले जब भी आप जाइए एक बार उसके क्रेडेंशियल्स को पूछिए कि आप क्या ऑथराइज्ड हैं बाय द रेगुलेटर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए। 99% आपको जो इंडिया में 99% जो सो कॉल्ड एजेंट हैं वो ना कर देंगे, ना कर देंगे। खुद ही आपको जवाब मिल गया कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि इंडिया में जो सीएफपी है या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, केवल यही दो लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए ऑथराइज्ड हैं सरकार से, भारत सरकार से। सो एक तो पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कि वो उनके पास एक्सपीरियंस कितना है। और तीसरा, मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली जज करना चाहिए कि यदि मैं आपके पास से सलाह लूं और किसी और के पास से एग्जीक्यूट कराऊं तो आपको परेशानी है क्या। जाहिर सी बात है, यदि कोई बंदा प्योर होगा तो उसके परेशानी नहीं होनी चाहिए। बट जैसे ही कोई एडवाइजर बोलता है कि नहीं, यदि मैं सलाह दूंगा तो आपको मेरे थ्रू ही करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग डेविएटेड, कुछ डेविएटेड है, वहां से बचना चाहिए। दूसरा बात ये देखना चाहिए, बातचीत के दौरान ये देखना चाहिए या पूछ लेना चाहिए कि आपका सलाह जो है किन कंपनियों के साथ बायस्ड है, या डिस्क्लोजर लेना चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं या किसी कंपनी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है। तो ऐसे सवाल करके पता चल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एक ही कंपनी से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सा बात है बायसनेस की चांस होगी। यदि कोई व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूशन के अलावा किसी पर्टिकुलर सेक्टर से ही केवल जुड़ा हुआ है तो बायसनेस की चांस होगी। बट ये इतना आसान नहीं है। दो चार सीटिंग करने के बाद ही तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए, जज करना चाहिए। दो चार सीटिंग में जब लगे कि यस आई कैन रिलाई, तो टेस्टिंग के बाद फिर यू कैन कंटिन्यू। बट पहले ही इंस्टांस में ना ही अपने सारे बात बतानी चाहिए और ना ही विश्वास करके उससे राय लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये काफी होगा। सर, आज का के जो युवा हैं अक्सर शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी की ओर आकर्षित होते हैं। आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए मैं एक इंस्टांस बताता हूँ। हवाई जहाज बहुत जल्दी डेस्टिनेशन हमें पहुंचा देता है, बट सच में यदि मैं पायलट की चेयर पे, मैं पायलट की सीट पे बैठ जाऊं ना, 99 नहीं 100% चांस है कि एक्सीडेंट होगा। बिकॉज मैं पायलट की ट्रेनिंग हमने नहीं ली है। मैं युवाओं से मैं युवाओं से यही बात कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो अच्छी चीज है, लाइक ए पायलट। आप पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ लीजिए, क्रिप्टो को समझ लीजिए। समझने के बाद थोड़े दिन आप गाड़ी स्पीड को कम, जब नए नए गाड़ी सीखते हैं तो ये सलाह दी जाती है कि स्पीड को कम रखें। 2 साल मेरी सलाह होगी कि कम से कम 1 साल आप स्पीड, अपना जो कमाई है उसका 10% से ज्यादा क्रिप्टो जैसी चीजों में मत डालें। 1 साल स्लो चलें, आपको रिजल्ट मिलेगा और आप दूसरा साल उससे आउट हो जाएंगे। आग से खेलना अच्छी नहीं, बात लेकिन नहीं होती है। एक आग बात, से खेलने के लिए शायद वो गवर्नमेंट से तो ये है, अलाउड नहीं है ना, गवर्नमेंट से बैन है ना इंडिया में। नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ, नहीं। एक 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 देखिए, क्रिप्टो 2023 से पहले बिल्कुल ही इलीगल था। बट हम्म। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा वर्डिक्ट आया जिसके कारण से सरकार को अलाउ करना पड़ा। बट सरकार ने एक बहुत अच्छा कैच रखा है जो हम्म। फेवर में नहीं है इन्वेस्टमेंट के। सरकार का कहना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक रूल है, यदि आप क्रिप्टो से कमाते हो, जिस हम्म। ट्रेड में आप कमाते हो उसका 30% दे देना पड़ेगा सरकार को टैक्स। बट यदि आप लॉस करते हो तो ये एडजस्ट नहीं होगा। तो सोच लीजिए कमाई में तो सरकार ले लेगी 30%, जब लॉस होगा तो नहीं होगा। 30%। दूसरा दूसरा आपने पायलट की ट्रेनिंग नहीं ली है तो आग से खेलने के लिए एक्सपर्ट चाहिए। सर्कस के शेर आग से पार हो जाएंगे, दूसरे शेर चांसेस बहुत नेगेटिव है, सो अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, हम दूसरा लोग अब सवाल आपने आते पूछा हैं शेयर, कि हाँ। नहीं शेयर आपने पूछा शेयर। शेयर भी बिल्कुल इसी तरह की चीज है, काफी रिस्की है, काफी रिस्की है। बट एक एग्जाम्पल और एक तरीका बताता हूं जहां से वो कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं। यदि आपको शेयर में पैसे लगाने हैं, उस कंपनी के शेयर सबसे पहले तो चूंकि शेयर बहुत बहुत ये भी बहुत ही रिस्की होता है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि उतने ही पैसे लगाइए जितना पैसा यदि मार्केट में डूब जाए या आधा हो जाए तो आपको गम नहीं हो। इतना पैसा आप लगा सकते हो।
अब इन पैसों को कहाँ लगाना है? इन पैसों को आप, एक इन्वेस्टमेंट का थ्योरी है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। कभी भी सारे अंडे को एक बास्केट में नहीं रखने की सलाह होती है। तो इसी तरह से यदि आपके पास इतने पैसे हैं जो डूब जाए, आधे हो जाए, आपको गम नहीं हो, इन पैसों को आप 10 पार्ट में बांटिए, 10 सेक्टर में, 10 सेक्टर की लीडर कंपनी। आप खुद से पूछिए कि लीडर कंपनी कौन है। आपके अलावा यदि दूसरा व्यक्ति जो शेयर मार्केट बिल्कुल भी नहीं जानता है, ऐसी कंपनी के बारे में वो जानता है, आप उसमें पैसे लगा सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं सीमेंट की कोई कंपनी बताइए, कोई भी बोल देगा एसीसी सीमेंट। यदि मैं पूछूं कोई पेंट की कंपनी बताइए, कोई भी बोल देगा एशियन पेंट। यदि मैं पूछूं कोई अच्छा सा बैंक का नाम बताइए, कोई भी बोल देगा स्टेट बैंक। मैं बोलूंगा कोई छड़ का कंपनी बताइए, आप बोलेंगे टाटा आयरन एंड स्टील। तो ऐसे कंपनी में बोलूंगा कोई शू की कंपनी बताइए, आप बोल देंगे बाटा। तो ऐसी कंपनी, अब मैं बोलूंगा कोई इलेक्ट्रिकल्स अच्छी कंपनी बताइए, आप बोल देंगे हैवेल्स। ऐसी कंपनी में पहले लगाइए, 1 साल 2 साल पहले ट्राई कीजिए, समझ में आने लग जाए, फिर आप इन्वेस्टमेंट को स्लो 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 करके बढ़ाइए। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात, शेयर बाजार में एक दिन हर साल या 2 साल या 5 साल पे एक ऐसा दिन आता है जब जबरदस्ती हमारे कानों में आवाज आती है कि शेयर मार्केट बर्बाद हो गया, डूब गया, पैसे डूब गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन 50% हो गया। ये बहुत बेहतरीन दिन होता है। मैं बोलूंगा सबको सबको बोलूंगा कि थोड़े पैसे ऐसे दिनों के लिए इकट्ठे करके रखिए। उस दिन यदि कम रिस्क लेना है तो म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए, और यदि थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना है तो मैंने ऐसी कंपनी के नाम बताई, खुद से आप बोलिए, जैसे कपड़े की कंपनी रेमंड, बॉम्बे डाइन। तो आप ऐसे कंपनी के शेयर्स खरीदिए, लंबे समय में बैंक का रिटर्न से 2 गुना 4 गुना नहीं, 10 गुना भी इतिहास गवाह रहा है। फ्यूचर के बारे में नहीं बोला जा सकता, बट इतिहास गवाह रहा है कि 10 गुना, 20 गुना और 50 गुना तक रिटर्न बनने की संभावना हो जाती है। बट अनिल, केवल इसमें ऐसे दिनों में हाँ, लगाइए, हमेशा नहीं। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से, कि ये जो शेयर में पैसा लगाएं लेकिन अपना पैसा लगाएं, और इमरजेंसी फंड ना यूज करें। इमरजेंसी फंड का मतलब हुआ कि ना आप मैरिज के लिए अगर रखें बेटी के लिए पैसा, या फिर आप मेडिकल के लिए रखे हो, चाहे फिर एजुकेशन के लिए, तो वो सब पैसे आप नहीं लगाएं, क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन है। तो जो है, जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है, जिसकी जरूरत आपको तुरंत, मतलब किसी अचानक में नहीं है, जो आपका सुपरफ्लुअस पैसा है, उसको आप लगा सकते हैं। दूसरा है कि आप ये भी कर सकती हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आप शेयर खरीद सकती हैं, जो स्टैंडर्ड कंपनीज है उसके। तो उसमें आपको लेवरेज लेने से फायदा ही होता है, लेकिन कम अपना पैसा और जो इमरजेंसी फंड नहीं लगाना चाहिए। अपना पैसा लगाइए, दूसरे से बोरो करके ये नहीं सोचे कि हम 1 लाख लेंगे और हमारा 10 लाख हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो 1 लाख आपका 10,000 हो जाए। क्या बोलते हैं दिलीप जी इस पर? कभी भी मैंने पहला लाइन ही यही जोड़ा, सिर्फ वही पैसा लगाइए जिसके डूबने से आपको गम नहीं हो। यदि इससे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, कोशिश करना चाहिए ना लगाएं। अब हम किसी लोग आते किसी के पास सीमित आय हो, इनकम ही कम हो, तो क्या उनको पहले तो निवेश करना चाहिए, और किन निवेश माध्यम को प्राथमिकता देना चाहिए? देखिए, एक फॉर्मूला है, बहुत ही बेहतरीन लगता है मुझे, मुझे बहुत पसंद आता है। एक रूल है 50-30-20 का। चाहे आपकी कमाई ज्यादा हो या कम हो, या बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, आपकी कमाई का 50% आपकी जरूरतों पे खर्च होनी चाहिए। 30% 50, बाकी 50 50, 50 में से 30% आपकी जरूरतों के अलावा जो आपके शौक हैं उस पर 30% खर्च कर सकते हैं। कम से कम 20% जरूर से बचाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पास कितने कम पैसे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है। 20% आपको 80% में आपको एडजस्ट करना चाहिए और 20% बचाने चाहिए। अब आपका सवाल है कि जो जिसके पास कम पैसे, बहुत लिमिटेड पैसे हैं, वो क्या करे। देखिए, आज से कोई 10 साल पहले, 10 साल पहले, हालांकि लंबा हो जाएगा, तो मैं इतना बता रहा हूँ कि कोई 100 रुपए तो बचा ही सकता है ना। 100 रुपए तो जी बचा ही सकता है जी एवरीडे जी का। जी जी। हाँ, 100 रुपए तो बचा सकता है। यदि 100 रुपए बचाता है तो 30 दिन का होता है 3,000 रुपए। जी और 3,000 रुपए ही, यदि 3,000 रुपए वो जमा कर रहा है,
ये पैसे 3,000 रुपए जो है 25 साल में लगभग, मैं जोड़ू, एक, मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर करने का। हाँ, मैंने एक ये लिया है, इंस्टांस लिया है। यदि एक 25 साल का आदमी सिर्फ 1,800 रुपए, एक 25 साल का आदमी यदि 1,800 रुपए सिर्फ महीने का जमा करता है, 60 वर्ष की आयु में उसके पास 2 करोड़ से ज्यादा रुपए होते। कितना जमा करता है? 60 रुपए पर डे, या 1,800 रुपए का महीना हो गया। यदि हम्म। 1,800 रुपए, 25 साल का आदमी को 1,800 रुपए जमा करने की आदत डाल दी, 60 साल के बाद पता है काम नहीं कर पाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं काम कर पाएगा, ज्यादा कुछ करने लायक नहीं रहेगा, उसके पास 2 करोड़ रुपए होते हैं। तो ये पावर है, ये एसआईपी के माध्यम से सेव कर सकता है। तो देखिए, हम्म। मैंने पहले ही बताया कि एसआईपी के माध्यम से सेव कर सकता है, बट दो तीन चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कि किसी के पास सबसे कम पैसा है, बहुत कम पैसा भी है, तब भी उसे एक टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा बट यदि उसके ऊपर परिवार टिका हुआ है, परिवार का वो ब्रेड विनर है, तो पहले उसको टर्म प्लान लेना चाहिए। टर्म प्लान लेने के बाद दूसरा, उसे एक बहुत छोटा 40-50 रुपया पर डे के कॉस्ट पे 10 लाख रुपए का हस्बैंड वाइफ का मेडिक्लेम आता है, 10 लाख रुपए का, ये जरूर लेना चाहिए। कभी भी इंडिया में क्या है कि इंश्योरेंस लोग लेते नहीं है, लेते हैं तो गलत लेते हैं, और मेडिक्लेम तो बिल्कुल भी, जब तक जरूरत नहीं पड़ जाए, दूसरे को जब तक हॉस्पिटल में देख नहीं ले, तब तक इच्छा नहीं होती है लेने की, ये गलत बात है। मेडिक्लेम जरूर लेना चाहिए। एक व्यक्ति के पास सपोज कर लीजिए 5 लाख रुपए किसी ने जमा करके रखे हैं, 10 लाख रुपए जमा करके रखे हैं, भगवान ना करे कभी कोई परेशानी, हमने 10 लाख रुपए जमा करके रखे हैं, हमें कोई मेडिकल छोटा सा कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो 5 से 10 लाख रुपए खत्म होते देर नहीं लगेगी, तो ये मेरा सारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट हमारा, देखिए, हमारे फ्यूचर के जो, हमारे जो फ्यूचर की जरूरतें हैं, उसके लिए हमने पैसे तो इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए, एक बड़ा कॉर्पस भी क्रिएट हो गया, बट इस कॉर्पस को प्रोटेक्शन के लिए जो चीजें चाहिए, वो दो चीजें हैं, एक टर्म प्लान और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस यदि नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमारा सारा कॉर्पस जीरो हो जाएगा, फिर हम पहले दिन पे आ जाएंगे। इसलिए मेडिक्लेम, एक अच्छा सा मेडिक्लेम जरूर लेना चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन पूरा का पूरा सेशन मेडिक्लेम पे रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत है लोगों को। अक्सर गलत इंश्योरेंस, मतलब चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस है, जानकारी के अभाव में कोई कोई भी इंश्योरेंस ले लेता है, किसी भी कंपनी से ले लेता है, और दिक्कत तब आती है जब उसका क्लेम सेटल नहीं होता है, तो सारे पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं और मानसिक परेशानी अलग से होती है। तो एक टर्म प्लान लेना चाहिए, एक हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, और इसके अलावा आपने बोला जो कि थोड़े पैसे हैं, थोड़े पैसे के ही 3-4 भाग करना चाहिए। जैसे एक छोटा सा पैसा, चाहे वो 50 रुपए पर डे क्यों नहीं हो, 20 रुपए पर डे क्यों नहीं हो, एक रिटायरमेंट के लिए एसआईपी, एक एसआईपी यदि बच्चे हैं तो बच्चे के एजुकेशन हायर के लिए। एडुकेशन के लिए, एक एसआईपी बच्चे के मैरिज के लिए, एक एसआईपी कंटीजेंसी प्लानिंग के लिए। तो ऐसे चाहे 20-20 रुपए ही है, चाहे तो आप गुल्लक में रखिए, महीने में गुल्लक में से निकालिए, जाके बैंक में जमा कर दीजिए, एक मंथली एसआईपी चलेगा। ये आदत जितनी जल्दी लग गई, जितनी जल्दी ये आदत लग जाएगी, उतना फ्यूचर में उतनी आसानी से हम बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ ठीक है, ये तो सही बात है। और हम लोग एक दिन रखेंगे प्रोग्राम जिसमें हम लोग टर्म सिर्फ इंश्योरेंस, सिर्फ हेल्थ, हेल्थ, नहीं अभी तो, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि ये हाँ पूरा नहीं नहीं, आधा घंटा अभी एक तो घंटा ये हेल्थ जस्ट इंश्योरेंस हम पे लोग का खत्म। फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे जस्ट अभी स्टार्टिंग है। तो एवरी हम्म, फोर्टनाइटली हम लोग रख सकते हैं इसको, और इससे और लोगों को फायदा ही होगा। तो अभी हम लोग एसआईपी पे ही चलते हैं कि जो एसआईपी है उसको, जिसको नहीं पता है, हम लोग को तो पता है कि हम लोग बैंक में जाके खोल सकते हैं। जो एक कॉमन आदमी जिनको नहीं पता है, तो वो कैसे अप्रोच करें और कैसे आगे मूव करें। मान लीजिए किसी की सैलरी 10,000 है, उसी से हम लेके चलते हैं।
तो वो हाँ एसआईपी के लिए कहाँ कांटेक्ट करेगा और कैसे अपना प्लानिंग करेगा? देखिए, एमपी की साइट पे आप जिस एरिया में रहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि बेहतर तो ये है कि किसी फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कीजिए। फिनेंशियल एडवाइजर आप गूगल में मारेंगे, जस्ट डायल में मारेंगे, आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। आप अपने एरिया, पहले अपने एरिया के जो सीएफपीज हैं या एडवाइजर हैं या जो नियरेस्ट लोकेशन के हैं, पहले उनसे बात कीजिए। एक सीटिंग रखिए, अपॉइंटमेंट लेके बात करिए। वो आपको बेहतर सलाह देंगे कि कौन सी वाली एसआईपी आपको सुटेबल होगी, कौन सी वाली एसआईपी आपके लिए सुटेबल नहीं होगी। तो ये बेहतर होगा। ऑनलाइन करना मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि जब तक आपके पास थोड़ा नॉलेज नहीं हो, आप रख दो गलत लेके। सलत कर लेंगे। कुछ करने का कुछ कर लेंगे कुछ, और फिर इससे इंडस्ट्री पर से आपका भरोसा उठेगा, और फिर आप दोबारा आएंगे तो आ ही नहीं पाएंगे। तो बेहतर होगा किसी फिनेंशियल एडवाइजर। नेट पे कॉन्टेक्ट बड़े आराम से जस्ट डायल से आपको मिल जाएंगे, एमपी की वेबसाइट से आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे, और आप हमारे पास भी आ सकते हैं। यदि हमसे चाहे तो हम हमारे पास भी आ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आप किसी के थ्रू कर सकते हैं, प्लानिंग करा हाँ, के तो कहीं भी आप कर अपना सकते हैं। नंबर शेयर कर दें। अब मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल दूं? चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए और एक बार आप रिपीट भी बोल भी दीजिए। हाँ, मेरा नंबर बहुत आसान है। लोग को याद भी हो जाएगा और नोट भी कर लें। 945 945 945 8। 3 टाइम्स 945, लास्ट में 8। हम्म। नाइन ठीक फोर है। फाइव 945 945 8। अच्छा, एसआईपी के क्या फायदे हैं? जैसे मैंने बताया ना कि एक 25 साल का लड़का यदि 60 रुपया डेली बचाता है, मतलब हम्म। 1800 रुपये यदि वो हर महीने बचा रहा है, 60 की एज में 2 करोड़ रुपए उसके पास होते हैं। हम आप गवाह हैं इस बात के कि आज 60 साल के उम्र वाले कितने लोग हैं जिनके पास 2 2 करोड़ रुपए कैश पड़े हैं, शायद लेस देन 1%। तो केवल ये पावर ऑफ, सेविंग होना चाहिए। दिलीप जी। हाँ, उनका कट गया ये है। पावर है हाँ। एसआईपी का। हाँ। इसी तरह से 15,000 रुपए, मैं एक और बताता हूँ, जैसे ये तो लंबा हो गया थोड़ा। हेलो, एम आई हाँ, ऑडिबल? हाँ, हाँ। यदि 15,000 रुपए कोई 15 साल तक हर महीने जमा करता है एसआईपी के माध्यम से, तो चांसेस है कि ये पैसे 1 करोड़ बन जाते हैं 15 साल में ही। अच्छा। ये है पावर ऑफ एसआईपी। हाँ, नहीं नहीं, उसका आप तो कैलकुलेशन हमारी तो सलाह होगी कि नहीं, जिसके मेरा भी बच्चे हैं। मतलब थोड़ा ये है, इंटरेस्ट है कि इसका आप कैलकुलेशन समझाएं कि कैसे ये बढ़ता है। जनरली लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। अच्छा। हम्म, देखिए, इस चीज को नहीं, समझने मैंने के लिए, टाइप, हाँ, क्योंकि ये नॉलेज शेयरिंग है, तो नॉलेज शेयरिंग में मैं बिल्कुल यही बिल्कुल, चाहती हूँ कि लोग को समझ। देखिए, हाँ। अ, ए- जो सेवेंथ की जगह एट्थ वंडर जो आइंस्टाइन बोला, जो बोले थे कि भाई जो एट्थ वंडर है इस वर्ल्ड का, यूनिवर्स का, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम्म। तो जब हम बैंक में पैसे रखते हैं, तो बैंक, आज की बात करें, यदि एक आरडी करते हैं, एसआईपी बिल्कुल आरडी की तरह होता है, बिल्कुल आरडी की तरह। केवल थोड़ा फर्क है। जैसे बैंक के आरडी में 7%, आज की बात करें तो 7% का बैंक चक्रवृद्धि ब्याज देती है हमारे डिपॉजिट पे, या पोस्ट ऑफिस 7% के आसपास ही देती है, किसी में 6.5, किसी में 7.2, 7.5 तक। तो ये पैसे हर महीने बैंक में जमा होते हैं, आरडी के केस में भी, एसआईपी के केस में भी, और पोस्टल वाले केस में, पोस्ट ऑफिस वाले केस में पोस्ट ऑफिस में जमा होते हैं। बैंक इस पे चक्रवृद्धि ब्याज देती है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी भी, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलता है, सीएजीआर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ मिलता है। देखिए, कम तो जो 7 की बजाय आप मान सकते हैं कि 14% का रिटर्न बहुत आराम से बन जाता है। एक तो ये हाँ। 7 की बजाय जो 14% का रिटर्न बनता है ना, इसकी वजह से बैंक में जो पैसे 40 लाख या 50 लाख बनने वाले थे, यहाँ पे ये पैसे 1.5 करोड़ हो जाते हैं। हाँ, दिलीप जी, ये। एक जी मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। बिल्कुल। क्या कहते हैं आप 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 वित्तीय योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए कोई शुल्क लेते हैं?
आप और संभावित निवेशकों के लिए मिलने के लिए कब और कहाँ उपलब्ध रहते हैं? पहला सवाल, एक सीएफपी हमेशा आपसे चार्ज करता है, बट हम छोटे, हाँ, हमेशा चार्ज करता है, जी बट जी जी जब बट हम फर्स्ट कंसल्टेंसी में, चूंकि पटना पटना में चूंकि इस तरह का कोई रिवाज नहीं है अभी, बहुत ये नहीं है, तो पहला जो मीटिंग होगा हम उसमें चार्ज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। करीब 1 घंटे का टाइम लेकर कोई भी आकर अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को डिस्कस कर सकता है। जब तक ये फी 2 लाख रुपए से ज्यादा, यदि आपके कॉर्पस 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होते हैं डिपॉजिट, तब तक हम इसकी बात नहीं करते हैं। इन 2 लाख रुपए बनाने के लिए जब आप 3 4 5 बार 10 बार मिलते हैं हमसे, फिर आपको एक आइडिया लग जाता है कि सीएफपी के साथ काम करना कितना फायदेमंद होता है, फिर हम आपसे चार्ज की बात करते हैं। बट शुरू में नहीं। हाँ, आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं, ना कोई चार्ज होता है, ना कोई आपका हर्डल होता है। तो एक बात है, मैं 2 जगह बैठता हूँ। पटना में मैं आसियाना प्लाजा बैठता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में 5वें तल्ले पे, 502 503 में हमारी ऑफिस है। और कुल्लू में कुछ दिन, मैं हर महीने के 20 25 दिन में यहाँ रहता हूँ, और अगले 20 25 दिन मैं कुल्लू में रहता हूँ, मनाली में। तो हमारी मनाली में भी ऑफिस है, बाकी 20 25 दिन मैं वहां बैठता हूँ। हम मिलने का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, जब तक, यदि कोई बहुत बड़ा कॉर्पस है, से 50 लाख या 1 करोड़ का कोई कॉर्पस है, पर्सनलाइज बड़ा काम होगा, डेफिनेटली हम 1 से 2% तक चार्ज करते हैं ईयरली, वो भी 12% हर्डल रेट के बाद। मतलब यदि आपका रिटर्न 12% बन रहा है, हम कोई जी चार्ज नहीं लेंगे। बारह जी परसेंट से ज्यादा यदि ग्रोथ आ रहा है, तो 1 से 2%, डिपेंडिंग ऑन की किस तरह का कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, हम आपसे चार्ज करते हैं। अच्छा, ये अदरवाइज नहीं, लेस देन हाँ, ट्वेल्व अब आप परसेंट हम ये आपसे कोई बताएं, चार्ज नहीं करते। ये एसआईपी जो लोग करते हैं वो इन्वेस्टमेंट कहाँ, म्यूचुअल फंड उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करती है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। हमने कभी ये नहीं सोचने की कोशिश की कि गारंटी, जब बैंक में हम जाते हैं, बैंक मुझे 7% के रिटर्न की बात करता है कि गारंटी दूंगा। बैंक आखिर कहाँ पैसे लगाता है कि वो 7% की गारंटी की कमिटमेंट करता है हमसे? एक्चुअल में बैंक लोन देता है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स को चाहे इंडिविजुअल्स को। मतलब 9% पे लोन, या 10% पे लोन, या 12% पे बैंक लोन देती है, और हमें 7% की गारंटी देती है। ये जो लोग लोन लेते हैं, जो कॉर्पोरेट्स या इंडिविजुअल जो 9% या 11% या 12% पे लोन लेते हैं, वो लोग क्यों लेते हैं 11% या 12%? क्योंकि वो अपने बिजनेस में यूज करते हैं, जहां उनका प्रॉफिट मार्जिन 15%, 20%, 25% का होता है। क्योंकि उनका बिजनेस 12%, 15%, 25% मार्जिन वाला होता है, इसलिए वो 10% लोन पे भी बैंक से पैसे ले लेते हैं। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? बिजनेसमैन के पास। जब हम एसआईपी के माध्यम से पैसे जमा करते हैं, तो एएमसी ऐसे बड़े कॉर्पोरेट्स को, जैसे मैंने नाम बताया, रिलायंस को, अडानी को, एयरटेल को, जियो को, एशियन पेंट्स को, बॉम्बे डाइंग को, रेमंड्स को, टिस्को को, ऐसे ऐसे जगह के शेयर खरीदती है। ऐसे जगह के शेयर खरीदे जाते हैं हमारे पैसे से, जो हम एसआईपी में डालते हैं। कुछ पैसे बैंक के जैसे एफडी होता है, इस तरह से सीडी होते हैं। तो कुछ बैंक के सीडी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें बैंक से के रिटर्न से ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है, ऐसे जगहों पे हमारे एसआईपी के पैसे लगते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि यंग एज के लोग के लिए एसआईपी का कौन सा मतलब प्रोडक्ट अच्छा होता है, और रिटायर्ड के लिए कौन सा अच्छा होता है? जैसे जो हम जानते हैं कि डेब्ट फंड जो है वो, जिसका अर्निंग बंद हो गया है, तो उसके लिए डेब्ट फंड थोड़ा बेटर होता है इक्विटी फंड से, या उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। पहला सवाल आपका कि यंगस्टर्स को कहाँ लगाना चाहिए। शुरुआती दौर में देखिए, हमारा अनुभव किसी के साथ, बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं होता तो फिर दोबारा जाते ही नहीं है। तो भले ही यंगस्टर्स हैं, हालांकि एक मेरा जो ये मत है, मेरा जो ओपिनियन है, बिल्कुल ही डिफरेंट है दूसरों से। क्योंकि जैसे ही आप बात करेंगे, दूसरे बोलेंगे अभी यंगस्टर है, रिस्क लेना चाहिए। मैं बोलूंगा यदि रिस्क लेने गया और रिजल्ट नेगेटिव आए, तो वो फिर आगे मार्केट से बढ़ेगा ही भाग नहीं। जाएगा। सो पहले उसे समझने की जरूरत है। तो पहले उसे इक्विटी फंड की बजाय बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी हाइब्रिड फंड, ऐसे फंड में एसआईपी भी करनी चाहिए। 6 महीने, साल भर। एसआईपी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें लगभग पेनल्टी नहीं होती है। मतलब मैं 2 महीने के बाद यदि रोक दूं, आगे मैं नहीं करूंगा, किसी और स्कीम में करूंगा, तो इंश्योरेंस की तरह यहाँ पेनल्टी नहीं होती है। तो जैसे जैसे समझ बढ़े,
वैसे वैसे रिस्क आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा मानना है कि जैसे गाड़ी की स्पीड, जैसे जैसे आप सीखते जाते हो, पहले 30, फिर 70, फिर 80, फिर 120, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे वो कोई भी हो, रिस्क जितना कम ले उतना अच्छा है। जैसे जैसे रिस्क और रिवार्ड का रेशियो समझ में आएगा, वैसे वैसे वो खुद से डिसीजन लेगा कि मुझे ज्यादा रिस्क वाले में जाना है या कम रिस्क वाले में जाना है। यदि ज्यादा रिस्क वाले में जाएगा तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। से यदि वो स्मॉल कैप और लार्ज कैप में, यदि वो स्मॉल कैप और मिड कैप सेलेक्ट करता है एसआईपी, तो जाहिर सी बात है 16 से 18% का रिटर्न मिल सकता है, बट ये रिस्की भी उतना ही होगा। बट यदि यंगस्टर है, समझ में आ गई है, पैसे की जरूरत नहीं है, तो उसे मिड कैप और स्मॉल कैप का एसआईपी चुनना चाहिए। वो 60 के बजाय 50 में ही उसके पास 2 करोड़ हो जाएंगे, तो ये पावर होगी। अच्छा, दूसरा आज आपने तो बोला हम यदि जिसकी इनकम बंद हो गई हो, यदि हम्म इनकम बंद हो गई हो तो उसे इक्विटी सेविंग्स फंड में हम सलाह देंगे कि इक्विटी सेविंग फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड डेट कैटेगरी के फंड होते हैं, उसमें पैसे लगाने चाहिए। मैं डेट कैटेगरी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले ही में एक बात कही, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की परिभाषा यह होती है कि महंगाई और टैक्स, इसको जोड़ने के बाद यदि प्लस सरप्लस आ रहा है, पैसा ग्रोथ हो रहा है, तब इन्वेस्टमेंट हुआ, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। हमारा इनकम टैक्स का लॉ आज का ऐसा है कि यदि हम डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे डेट फंड के इन्वेस्टमेंट से जो फायदा मुझे मिलने वाला है, वो हमारे टैक्स ब्रैकेट में, जिस टैक्स ब्रैकेट में हम हैं, वो इनकम में जाके जुड़ जाता है। और इनकम में जाके जुड़ने का मतलब हो गया कि हमारा रिटर्न जो है वो 6.5, 6 से लेके 7 के बीच में ही रह जाएगा। 6-7% का रह जाने से क्या होगा कि रियल महंगाई, रियल इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन अलग अलग है। 6-7% के रिटर्न से हमें कोई फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इक्विटी सेविंग में जाना चाहिए, जहां इक्विटी का पोर्शन 10 से 25% की आसपास ही होता है। हमें 1,25,000 तक का फायदा होने पर भी हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, भले ही हम 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में क्यों ना हो। तो टैक्टिकल कॉल लेना चाहिए। इक्विटी सेविंग फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड डेट फंड की सलाह हम देंगे। डेट ऐसे लोग को देंगे जो बिल्कुल ही लगता है कि बिल्कुल ही इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा, तब उसका मेजर पोर्शन एक पार्ट इक्विटी सेविंग या बैलेंस एडवांटेज में और उसका दूसरा पार्ट डेट फंड में रखेंगे, सो दैट की महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिले और काम भी चल पड़े। अच्छा, आज हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि ये सेशन तो अनएंडिंग है। सब्जेक्ट जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे और फिर से इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे यहाँ आने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी।